प्रिय दर्शकों नमस्कार। योग भारतीय की प्राचीन विचारधारा जो है उसकी ये प्रकट हुई एक विद्या है और हमारा जो प्राचीन सबसे ग्रंथ है संसार का ऋग्वेद उसका में भी इसका वर्णन आया है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, किसी से मिल जाना, किसी को प्राप्त कर लेना। वैसे तो योग कई प्रकार के हैं, जैसे भक्ति योग है, कर्म योग है, सांख्य योग है, ज्ञान योग है, अनेक योग हैं। और इसमें एक राज योग है जिसका सबसे ज़्यादा प्रचार जन जन में और संसार में किया गया, जिसे हठ योग भी कहते हैं, अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। भले ही इन सब का स्वरूप अलग हो, लेकिन इनका जो मूल मकसद है, मूल लक्ष्य है, वो सबका एक ही है, उस परम तत्व से, उस ईश्वर तत्व से, उस परम सत्य से जुड़ जाना, अर्थात शून्य तत्व को प्राप्त हो जाना। जहाँ पे शून्य का मतलब जो हमारे गणित में आता है वो शून्य नहीं है। शून्य का मतलब है पूर्णता को प्राप्त होना। जब हम पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई इच्छा या कमी नहीं रहती है, उसे शून्य तत्व कहा जाता है। तो ये सब विधाएं जो हैं ये योग के साधन हैं जिनके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इस योग को सिर्फ भारत में नहीं अपितु भारत के बाहर अनेक देशों में भी इसका प्रचार किया। और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने योग की महत्ता पर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भी इसके परिचय कराया था पूरे विश्व को। इसके बाद अरविंदो घोष, परमहंस योगानंद जी, अनेक ऐसे ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने इस राज योग का प्रचार जन जन तक, संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का एक पुरुषार्थ किया है। लेकिन आज जो योग हम सीख रहे हैं, जो आज जो देख रहे हैं, वो राज योग है। और इसकी जो विश्व क्रांति आई सबसे ज्यादा, ये 21 जून 2015 को जब सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो पूरे विश्व भर में ये योग जो है प्रचारित हो गया। और ये एक भारत की धरोहर ना रह के, भारत की संपदा ना रह के, पूरे विश्व का अपना बन गया जी योग। तो उसी योग को देखते हुए आज ये 6 साल हो गए हैं, पूरे संसार में जितना लोकप्रिय हो रहा है, जो आपके सामने ही देखने को आ रहा है। लेकिन इस योग के पीछे अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया गया, जो क्रांति आई, इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी का ही सबसे ज्यादा योगदान है, जिन्होंने 2014 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब महासभा थी, वहां पे उन्होंने आह्वान किया था कि ये जो योग है ये मानव के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी है और इसको क्यों ना पूरे विश्व भर में मनाया जाए। और उन्होंने ही 21 जून को रखा था कि इसको विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उनका ये आह्वान पर विचार करते हुए 177 देशों ने अपने एक मत से होके इस प्रस्ताव पे हस्ताक्षरित करके अपने हस्ताक्षर करने के बाद इसको दिया गया। उसके बाद ये योग जो है पूरे विश्व में छाया गया। और कभी भी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे इतिहास में इतने ज्यादा संख्या में देशों ने इसको नहीं अपनाया गया और एक मत नहीं दिया गया। आज इसी योग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास जो आज अतिथि आए हैं वो भारत योग संस्थान के जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्य के सचिव हैं और उन्होंने योगाचार्य इंडियन योग एसोसिएशन योग संघ से उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। और वो एक कॉरपोरेट जगत से थे, टेक्नोक्रेट जगत से थे, जिन्होंने साइंस की विद्या ली थी, विज्ञान के पद पर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस योग विद्या में आए। आइए उनसे जानते हैं ये योग विद्या क्या है। आपका स्वागत है अनिल जी हमारे स्टूडियो में। वैसे देखा जाए अष्टांग योग तो बहुत बड़ा योग है, लेकिन जो मॉडर्न योगा साइंस है उनके वैज्ञानिकों ने ये अपने शोध में पाया है कि ये जो योग है केवल हमारे शारीरिक रोगों को ही उसका निवारण नहीं करता है, बल्कि मानसिक अवसाद हैं, अशांति है, जो इसमें भी दोष है उनको भी दूर करता है। तो इसलिए उन्होंने इसको अपनाया है। आज इसको मॉडर्न साइंस योगा नाम दिया गया है। तो इसमें क्या ऐसा वैज्ञानिकता है जो जितना इतना वो लोकप्रिय हुआ है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी जी, योग जैसा कि आपने पहले ही ये कहा कि योग शब्द जो है वो यूनियन को दर्शाता है।
शारीरिक कष्टों का निवारण करते हुए जब एक व्यक्ति शारीरिक कष्टों से जूझते हुए योग की शरण में आता है, आसना, प्राणायाम और जो भी आज साधना में ज़्यादा पॉपुलर दो जो अंग हैं अष्टांग योग के, उसकी जब भी साधना में आता है तो उसको शारीरिक और मानसिक दोनों लाभ होने लगते हैं। जब वो लाभान्वित होता है और फिर धीरे धीरे उसे ये लगने लगता है कि मैं अपने शारीरिक ऊर्जाओं पे एक कंट्रोल पा रहा हूं। तो आज विज्ञान की दृष्टि से भी हम ये समझ पा रहे हैं कि मेंटल कंट्रोल ओवर द फिजिकल बॉडी, आज जितनी भी व्याधियां लोग भिन्न भिन्न प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीजेस से पीड़ित हैं, उसका जो मेजर कारण है वो यही है कि हम मेंटली इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हम शारीरिक तौर पे उसका जो हमारा जुड़ाव है शरीर के साथ, जो रख रखाव है, उस पे ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्यादा ध्यान हमारा फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर, वरीज को लेकर, फियर को लेकर, आने वाला कल कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा करियर कैसा होगा, मेरे परिवार को लेकर जो आज बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से हम लोगों को बहुत सारे गोल्स अचीव करने पड़ते हैं, बच्चों को लेकर उनके गोल्स पूरा करना, और कुल मिलाकर आदमी जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जो पुरानी प्राकृतिक जो तरीके थे उन्हें हमने खो दिया। एग्रीगेरियन कल्चर था भारत का, उससे हम निकल गए। पिछले 50-60 सालों में, इन दशकों में हमने इतनी तरक्की कर ली कि हम लोग फिजिकल जो हमारा जो कार्य करने की क्षमताएं थी उनको हमने खो दिया, और ज्यादा लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए, सरकारी नौकरियों में चले गए। जो परिश्रम वाले लोग हैं आज भी, उन्हें शारीरिक कष्ट आज भी कम है, और ये सत्य है। और विज्ञान की अगर हम प्रकाष्ठा से देखें तो विज्ञान भी आज वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी आज बहुत शोध योग को लेकर हो रहे हैं, और उस पे ये बिल्कुल क्लियर साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ आया है कि जब आपका मेंटल कंट्रोल अच्छा है, जब आप मेंटली अपने आप को पीसफुली हैंडल कर पा रहे हैं, जो योग का अल्टीमेट लक्ष्य है, मसल वाइज, बोन वाइज अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करना, अपने स्केलेटल को मजबूत करना, वो सब प्राइमरी लक्ष्य है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि योग का एक लक्ष्य है चित्ता वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को शांत कर लेना। जब आपने चित्त पे कंट्रोल कर लिया तो फिर आप अपनी कामनाओं पे, अपने डिजायर्स पे, उनकी मैनेजमेंट पे बहुत सारा कंट्रोल पाने लगते हैं। तो मोटी बात यह है कि मेंटल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है आपका अपने बॉडी के अंदर। तो जब वो होता है तो शारीरिक कष्ट भी ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। ये इसमें कुछ वैज्ञानिकता जो के आसनों से क्या वैज्ञानिकता जो प्रत्यक्ष लाभ होता है जी करने वालों को, वो ऐसा कोई? जी देखिए, पॉल मैकलीन हुए। पॉल मैकलीन ने हमें एक ट्राइयून ब्रेन थ्योरी दी कि ये जो इंसान का दिमाग है ये 3 भागों में डेवलप हुआ मिलियन ऑफ ईयर्स की ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री में। 320 मिलियन ईयर्स में हमारा ये जो पीछे का दिमाग है ये डेवलप हुआ। दिमाग को हम 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं, तो पिछला 320 मिलियन ईयर्स में हुआ, और जो हमारा बीच का दिमाग है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस बीच का एरिया है, वो पिछले 100 मिलियन ईयर्स में डेवलप हुआ, 120 मिलियन ईयर्स में डेवलप हुआ। और जो ये जो हमारा फ्रंटल ब्रेन है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और योग की भाषा में जिसे त्रिगुटी कहा गया, आज्ञा चक्र कहा गया, इसका जो ह्यूमन एवोल्यूशन अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें ट्राइयून ब्रेन थ्योरी के हिसाब से, तो पिछले सिर्फ मात्र 60,000 ईयर्स में हुआ। 60,000 साल भी कोई कम वर्ष नहीं है। लेकिन आप समझने का प्रयास करें वैज्ञानिक दृष्टि से कि ये ट्राइयून ब्रेन थ्योरी कह रही है। और जब हम इसको योग की दृष्टि से जोड़ते हैं, सबसे पहले इंसान की जो सबसे बड़ी जीवन की जो एक एम रहती है, वो रहती है कि मैं जिंदा रहूं। कैसे जिंदा रहूं? वो जो आपके सर्वाइवल फंक्शंस हैं, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपके पल्स रेट, वो दिमाग का ये हिस्सा कंट्रोल करता है। आप देखते हैं हम सबसे पहले जब भी जीवन में भयभीत होते हैं तो सबसे बड़ा भय जो है वो किसका माना गया? मृत्यु का भय माना गया। मृत्यु का भय इसलिए क्योंकि ये हमारा इवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप था। और दूसरा जो हमारा बीच का भाग है, जिसे हम लोग मिडिल ब्रेन कह रहे हैं, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा गया साइंटिफिक भाषा में, जिसमें ये हाइपोथैलेमस, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और एमिगडाला, ये जो आपके ब्रेन पार्ट्स आते हैं, उसमें आपकी मेमोरीज, आपके फियर्स, आपके इमोशंस ये रहते हैं। जो करने से ये सब हाँ, अब देखिए बहुत सुंदर आपने बात कही, संतुलन कैसे बनने लगता। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो 60,000 ईयर्स में डेवलप हुआ, इसमें हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हमारी बुद्धि की डेवलपमेंट और
करुणा मैत्री की जो सीट है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। और ट्राइयून ब्रेन थ्योरी में यह कहा गया कि जब तक ये तीनों ब्रेन एक साथ काम नहीं करेंगे, ह्यूमन बीइंग स्वस्थ और खुश नहीं रह सकता। ये मॉडर्न साइंस कह रही है। कोहेरेंस में काम नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, आज के मॉडर्न व्यक्तियों का जो दिमाग है वो फ्रैक्चर्ड है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे दिमाग के अंदर फ्रैक्चर हो गया हुआ है, क्योंकि हम लोग पीछे के और बीच के दिमाग में ही घूमते रहते हैं और अपनी चेतना से नहीं जुड़ पाते। तो योग के माध्यम से अगर मैं अब आपकी बात को जोड़ दूं, जैसे आपने संतुलन की बात कही, तो योग में, क्रिया योगा में 3 चीजें कही गई, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो तप करने से, आसन प्राणायाम करने से आपके सर्वाइवल फंक्शन स्ट्रांग होते हैं, आपकी आयु लंबी होती है, आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट, आपका पल्स रेट, वो सब अच्छे होने लगते हैं। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये अष्टांग योग की बात बता रहे हैं। जी, 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 लेकिन जो आज पूरा विश्व अपना रहा है वो हठ योग अपना रहा है, केवल मात्र योगासन को। पोस्चर्स जो होते हैं हमारे फिजिकल पोस्चर्स को करके ही आज योग की विद्या है। और इसमें मुझे एक बहुत बड़ी हैरानगी लगती है, हमारे दर्शकों को भी लगेगी। आप पेशे से एक इंजीनियर हैं जी, और विज्ञान के एक विद्यार्थी हैं जी, और टेक्नोक्रेट्स जगत से आप संबंध रखते हैं। और फिर आपका झुकाव जो है, आप योग की तरफ कैसे आया, आप योग के भक्त कैसे बन गए? इसमें कोई अचानक कोई बात हुई जहाँ कोई इसका कोई बड़ा कारण है? इसका अगर कोई रहस्य है तो हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, मैं आपसे अपने जीवन की बड़ी शॉर्टकट में ये बात बताऊं कि देखिए, इंसान परमात्मा को, जैसा कि हम साधारण शब्दों में भी कहते रहते हैं, तभी याद करता है जब वो दुख में होता है। तो कबीरदास जी ने भी कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सिमरन जो करे, दुख काहे को होए। तो देखिए, शारीरिक कष्टों में भी ऐसा है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, तगड़ा है, चल फिर रहा है, वो कहता है यार मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो एकदम फिट हूं, मुझे ना योग करने की जरूरत है, ना ही शायद मुझे ज्यादा स्वास्थ्य को ध्यान देने की जरूरत है। मेरे साथ भी शायद वही घटित हुआ। युवावस्था में आपकी शारीरिक की जो ऊर्जाओं की क्षमताएं हैं वो बहुत ऊंचे स्तर पे होती हैं। मैंने अपने आप को निचोड़ना शुरू किया कॉर्पोरेट जगत में। जब मुझे नई नई जॉब मिली तो वहां के, आपको पता है ये कॉर्पोरेट का वर्क कल्चर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो वो लेते लेते मैं अपने जीवन की समझिए कि उन क्रियाओं में इतना व्यस्त और मस्त हो गया कि मैंने अपने शारीरिक जो क्रियाएं थी उनको ध्यान देना बंद कर दिया, और धीरे धीरे मुझे भयंकर रोगों ने घेर लिया, एक के बाद एक, जिनमें से मैं 4-5 भयंकर रोगों के नाम लूं अगर, तो मुझे सबसे पहले मेरा L4, L5, S1 के एरिया में मेरा PIVD, मेरा इंटर जो वर्टेब्रल डिस्क था वहां पे प्रोलैप्स हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, सियाटिका नर्व इतनी भयंकर इन्वॉल्व हो गई कि मैं व्हील चेयर पे चला गया। और कुछ महीनों व्हील चेयर पे रहा। और मुझे याद है मैं जलंधर में रहता था और मेरे छोटा बेटा था उस दिनों, मैं न्यूली मैरिड था, और मुझे CMC लुधियाना से एम्बुलेंस लेने आती थी और मैं एम्बुलेंस में अस्पताल जाता था। तो सोचिए मैंने जीवन को कितना खो दिया था, गो रोग से इतने अस्वस्थ हो गया। तो डॉक्टरों ने एलोपैथी से उपचार किया। एलोपैथी हमेशा सहायक रही है, दोनों पद्धतियां एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और एलोपैथी से मुझे उपचार मिला और मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिहैबिलिटेट किया, और फिर मैं योग विद्या से जुड़ा और मुझे ये समझ में आया कि योग विद्या के ही एकमात्र मार्ग है जो मुझे आगे चलकर सशक्त कर सकता है। और फिर उसी के बाद जब मैं इसमें से जूझ रहा था तो एक ही साल के भीतर भीतर मुझे एक के बाद एक, होता है ना जब वो गाड़ी हिलती है तो फिर वो धीरे धीरे सारा इंजन हिलने लगता है। तो एंड आई वाज हार्डली 35 years old, आई वाज नॉट वेरी, आई एम ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट मे बी हैपनिंग विद लॉट ऑफ यंग पीपल लाइक मी। तो इनगुइनल हार्निया हो गया, मेरी पेट की एक आंत फट के इस थाई और इस मेरे पेल्विक एरिया से बाहर आ गई। तो मैं डॉक्टर्स के पास गया, उन्होंने कहा इसके लिए आपको सर्जरी का उपचार करना होगा। तो मैं उससे भी जूझा और मैं फिर योग की जब शरण में गया तो आप सुनकर हैरान होंगे कि मेरा इनग्वेनल हार्निया बिना सर्जरी किए, मैं हो सकता है केस स्टडी हूं इस बात की कि मेरा इनग्वेनल हार्निया डिसअपियर हो गया। जिसके लिए सर्जरी आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से मस्ट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी शक्ति आपके भीतर परमात्मा ने दी है। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को चैनलाइज करते हैं, अपने शरीर और अपने मन को समझकर योग विद्या की शरण में जाते हैं, तो कोई भी भयंकर रोग आप अपने जीवन में शांत कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और सब योग साधकों का मानना होना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना दूसरे शब्दों में कि मदर इज द इन्वेंशन ऑफ नेसेसिटी। जी 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 जी। तो इसी पे ऐसे ही आपको मतलब जरूरत पड़ी और इससे लाभ मिला तो आप योग विद्या के जगह आज आप योगाचार्य हैं और इसमें मास्टर की डिग्री भी कर रहे हैं योगा में। तो
इसके योग के प्रमुख लाभ क्या हैं? हमारे दर्शकों को उनसे थोड़ा परिचित कराइए। देखिए, मैं अपने सभी भाई बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से एक ही निवेदन करूंगा कि आज के इस मॉडर्न युग को देखते हुए, जहां आज आहार की क्वालिटी भी हमारी उतनी अच्छी नहीं रही, पोल्यूशन भी है चारों ओर, स्ट्रेस भी है, जैसे मैंने पहले भी चर्चा कर दी, तनाव भी है, परिवार को भी देखना है, टारगेट्स भी हैं, लाइफ के गोल्स को अचीव करना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, मटेरियलिस्टिक गोल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अगर देखिए, अब हमें जीने से तो पीछे नहीं हटना है, जीना तो है, गोल्स को भी अचीव करना है, अपनी डिजायर और कामनाओं को पूरा करना है। तो इन सबको पूरा करने के लिए आप शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को अगर हमेशा भरपूर जीवन जीने के लिए तैयार रखना चाहते हैं तो योग की साधना में जुड़ना चाहिए। और आसन प्राणायाम, जो दो मुख्य अंग शारीरिक और मानसिक तौर पे इमीडिएटली हमें लाभ देना चाहते हैं, दे देते हैं, उनको हमें किसी योग शिक्षक के सानिध्य में सीखना शुरू करना चाहिए। कई बार हम लोग अपनी मर्जी से यूट्यूब से या टीवी से देखते हैं, ठीक है, कुछ लाभ मिलता है, लेकिन कई बार वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए किसी न किसी योग शिक्षक, अपने एरिया में जो भी योग संस्था है उसके संपर्क में आए। उसके इंडियन योग एसोसिएशन है, उनके जगह जगह सेंटर हैं, भारतीय योग संस्थान है, बाबा रामदेव जी के जगह जगह योग सेंटर हैं, और बहुत सारी अन्य योग संस्थाएं हैं। भारतवर्ष में इस समय योग की बहुत चर्चा है। तो आपको जुड़कर किसी के सानिध्य में योग सीखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप योग की शरण में आने के बाद अपने जीवन के डिजायर और कामनाओं को और शक्ति से, बिना अपने शरीर की हानि किए, उसे अचीव कर पाएंगे। देखो, आधुनिक युग में एक और व्यायामशाला है जिसे जिम कहा जाता है। आज का जो कोई नवयुवक है उसकी तरफ भी ज़्यादा लालायित है और उसमें भी काफ़ी कहते हैं कि लाभ मिलता है। अब योगा, जो अंग्रेजी में योगा कहते हैं, वैसे योग है, तो योगा और जिम में कोई अंतर है या दोनों का लाभ बराबर है? देखिए, ये हमारे युवकों को, खासकर जो युवक जिम में जाते हैं उनके लिए। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट जिम्नेजियम, बट द ओनली थिंग इज देयर आर प्रॉज एंड कॉन्स। तो जो लोग जिम जाते हैं वो अल्टीमेटली सिर्फ मस्कुलर बॉडी पे काम कर पाते हैं, अपने मसल्स को डेवलप करना, अपनी बॉडी को अच्छी शेप देना, इन दोनों पे काम कर पाते हैं। अब मानसिक पे उतना काम नहीं कर पाते। और कहा जाता है कि जिम की बनाई हुई बॉडी आगे चलकर स्टिफ हो जाती है, एंड देन द काइंड ऑफ डाइट you are maintaining, and then that diet also becomes a burden on you. I have seen few people coming to my class who was telling me कि मैं 2 ट्रे अंडे खाता हूं सर। अब वो 50 वर्ष के हो गए, अंडे उनसे छूट नहीं रहे हैं, बॉडी इतनी स्टिफ हो गई है। और देखिए, बहुत भयंकर बॉडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। मेरी कक्षाओं में मैं कई बार देखता हूं बहुत मोटे व्यक्ति और एक लीन व्यक्ति जिसकी अच्छी बॉडी है, वो आसन नहीं कर पाता जो मोटा व्यक्ति कर लेता है। तो इसका मतलब जो अंदर की ऊर्जाएं हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप योगा के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें फ्यूजन क्रिएट करना चाहिए, लेकिन जिम्नेजियम की ओर इतना सिर्फ उसी को ही अपनी पद्धति नहीं मानना चाहिए कि मैं सिर्फ जिम्नेजियम के माध्यम से ही अच्छी सेहत प्राप्त कर पाऊंगा, ऐसी मेरा मानना है कि खाली उसको आपको नहीं लेना चाहिए। आपको योग की शरण में जरूर आना चाहिए, योग क्रियाओं के साथ भी जुड़ना चाहिए। जो लोग जिम में जाते हैं, युवा वर्ग, उनको योग भी साथ साथ में करें तो ज्यादा लाभदायक होगा। तभी लाभदायक है। तो योगा का उपयुक्त समय क्या है? सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, रात को करें? इसका सबसे ज्यादा अच्छा समय कौन सा रहता है जो सूटेबल रहे? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि हर चीज के कुछ नियम हैं, और जब हम नियमावली की बात करते हैं तो प्रातः काल जिसे कहा गया, उषा का समय, जब सुबह की सूरज की किरणें फूटती हैं और अंधकार हटने लगता है, उसे उत्तम समय कहा गया। लेकिन मेरे काली के कहने से बहुत सारे लोग उस समय नहीं उठ पाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा एटलीस्ट आपको 5 और 6 के बीच में जो समय है वो उत्तम समय है सुबह का। हाँ जी, 5 और 6 के बीच का समय। बहुत लेट हो जाए तो 6:30-7 तक शुरू में हिट करें, स्लोली प्रोग्रेस करें, और फिर 6:30 से 6 आ जाए। 5:40 से 6:20 हमारी ऊर्जाएं बदलती हैं। अगर हम 5:40 से 6:20 के बीच अभ्यास करते हैं तो वो शारीरिक के लिए बहुत उत्तम होता है। कुछ लोगों को सुबह समय नहीं मिलता है जी, अपने पेशे के लिहाज से कि वो की कारणवश, तो जो लोग सायंकाल को जो करते हैं उनके लिए क्या हिदायतें रहेंगी? जी देखिए, जितना दोनों काल का बहुत ही हमारे शास्त्रों में महत्व है, संध्या का भी उतना ही महत्व है जितने प्रातः काल का है। तो संध्या मतलब जब वो हम लोकल भाषा में
के आखने सो चुसमुसा है, जब दिन और रात मिलने लगते हैं तो वो समय जो है वो उत्तम है प्रभु की शरण में जाने का। और योग साधना में एक जरूर बात कहूंगा, 5:40 से 6:20 का जो इवनिंग का समय है, चूंकि आजकल सन लेट सेट होता है, तो आप अगर व्यापार से लेट आते हैं तो आपका 6 से 7 और ये समय आपका उत्तम रहता है। और दूसरा, संध्या काल की साधना भी जब भी करें तो आपका पेट 3 घंटे का खाली होना चाहिए। अगर आपने 2 बजे लंच किया है तो आप 4 साढ़े 4 बजे कोई ग्रीन टी या फल ले सकते हैं और फिर 5:30 6 बजे कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फूड आपके स्टोमक में नहीं होना चाहिए फॉर लास्ट 3 आवर्स। उस बात का आपको विशेष ध्यान देना, बहुत जरूरी है इसका। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको उतना लाभ नहीं होगा और उल्टा कुछ नुकसान हो सकता है। जी, इसके लिए कितनी अवधि होनी चाहिए योगा के लिए? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना चाहिए? जी देखिए, हमें इसको 3 भागों में बांट लेना चाहिए। जो युवा वर्ग है, जो अभी आने वाले कल की तैयारी कर रहा है और अपने जीवन को भरपूर जीना चाहता है, अपनी डिजायर और कामनाओं को तभी पूरा कर पाएंगे जैसा मैंने पहले कहा, अगर शरीर आपका साथ दे रहा है, मानसिक तौर पे आप अच्छे हैं तो आपकी प्लानिंग भी अच्छी होगी। आप कभी भी आप पे स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा जो युवा व्यक्ति है उसको एटलीस्ट 40 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए, मिनिमम 40 मिनट्स का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास को 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स प्रोलॉन्ग कर लेना चाहिए। और बाकी शरीर के सामर्थ्य के मुताबिक जो मिडिल एज में अगर है और अभी तक उन्होंने योग की शरण में नहीं आए हैं तो उनसे निवेदन है कि वो योग की शरण में आए, लेकिन वो अपने समय को 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स की साधना से ही स्टार्ट करें। और जो बुजुर्ग लोग हैं, पहली बार कभी आसन प्राणायाम कर रहे हैं, तो उनके लिए 20 टू 30 मिनट्स का समय शुरुआत में शुरू करने के लिए ठीक रहेगा। धीरे धीरे अपनी साधना को बिल्डअप करना चाहिए। क्या ये योग प्रतिदिन होना चाहिए या इसमें कुछ हम अंतराल डाल सकते हैं, 1 हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 1 दिन छोड़ के 1 दिन, ऐसा कुछ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप चाहते हैं कि भरपूर जीवन जीना है, और जब तक, मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप चिता में नहीं जाते, कंसिस्टेंटली जिस दिन श्वास चल रहा है उस दिन योग करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। श्वास नहीं है तो आप भी नहीं है, फिर अगले जन्म में करिए। अच्छा, इसमें किन रोगों के लिए कौन से आसन ज्यादा उपयुक्त रहते हैं? जैसे मोटापा आजकल जो ओबेसिटी है ये सबको परेशान कर रही है जी, क्योंकि एज लाइफ कल्चर हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है, तो ऐसे अनेक रोग हैं, तो उनके लिए क्या? देखिए, आज मानवता ऐसे कगार पे खड़ी है, यहाँ हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित है। और जो मैक्सिमम डिजीजेस हैं, मैं अगर आपसे संक्षेप में साइंटिफिक दृष्टि से चर्चा कर लूं और आम व्यक्ति, ताकि हमारे दर्शक भी इस बात को समझ पाए कि पहले तो हमें ये समझना है कि मोटापा बढ़ना और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस आना, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो बाद में चलकर डिप्रेशन का रूप ले लेती है, और छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, एंजाइटी हो जाना, छोटे छोटे टारगेट्स, ऑफिस से मिले हुए काम की टेंशन ले लेना और फिर अपने आप को मेंटली इतना एंगेज कर लेना कि वो आपके शरीर को क्षय करना शुरू कर देता है। तो देखिए, प्रभु ने आपके अंदर एक बहुत अच्छा निजाम बनाया है जिसे हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। मैं उसे कहता हूं डिफेंस ऑफ योर होमलैंड। तो कपाल के भीतर, आपके शरीर के भीतर, अगर आप इस सिर्फ एनाटॉमी को इतना सा समझ लेंगे हमारे दर्शक, तो आने वाले जीवन में उन्हें समझ में आएगा कि कैसे हर एक बीमारी का जो बेसिक कनेक्शन है वो आपकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। तो HPA, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनियल ग्लैंड, एक एक्सेस है आपके बॉडी के बीच में, आपके ब्रेन के भीतर। जैसे ही कोई एनवायरनमेंट स्टिमुली आता है, आपको ऑफिस से कोई प्रेशर आया, कई बार किसी व्यक्ति से आ जाता है, कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, वो आकर आपके जीवन में अगर इंटरफेरेंस कर रहा है, उससे हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई से वो HPA एक्सेस इफेक्ट हो सकता है। तो ये HPA एक्सेस क्या है, तो ध्यान से समझिए और सुनिएगा कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनियल ग्लैंड, ये एंडोक्राइन सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट भाग हैं। तो जैसे ही इन्वायरमेंट से कोई तनाव शरीर में आता है तो हाइपोथैलेमस के अंदर एक CRF फैक्टर, जिस एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है। वो हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ACTH, जिसको हम एड्रेनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं, वो जनरेट कर देता है। वो केमिकल रिएक्शन जाकर आपकी किडनियों के ऊपर जो एड्रेनियल ग्लैंड्स हैं, वो एड्रेनियल ग्लैंड का केमिकल बनाते हैं और शरीर फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। उसको लगता है कि कोई भय की स्थिति है, मेरा ये शरीर, मेरा ये, देखिए, आप ये सोचते हैं कि आप एक शरीर है, आपके अंदर 50 ट्रिलियन शरीर है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आसनों के माध्यम से हम रोगों का निवारण कर सकते हैं,
ज्यादा से ज्यादा। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि जब तक आप मानसिकता को नहीं पकड़ेंगे, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना नहीं छोड़ेंगे, और उनसे बचने के लिए आपको आसन प्राणायाम धीरे धीरे सिखाएंगे। ये जाते जाते आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, तो मेरा युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपने जीवन के अच्छे फ्यूचर के लिए, इस भारतवर्ष के अच्छे फ्यूचर के लिए, युवा भारत का फ्यूचर है, और स्वस्थ रहना इससे बड़ा एक देश के लिए कोई कल्पना नहीं है। अगर हमारा युवा स्वस्थ होगा, हमारी आवाम स्वस्थ होगी, तो हमारी देश स्वस्थ होगा, इकोनॉमी स्वस्थ होगी, हमारा हेल्थ सिस्टम पे बोझ कम होगा, और हमारे लोग अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि योग को एक साइंटिफिक धर्म पद्धति से दूर मानकर, योग किसी धर्म विशेष का नहीं है। योगा केम इनटू एग्जिस्टेंस मच बिफोर द रिलीजन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये बात हमेशा याद रखें। धर्म तब तक कोई रचना नहीं थी, तो सब धर्मों के लोग को जो श्वास मैं लेता हूं वही मेरे मुसलमान, हिंदू, सिख भाई लेते हैं, तो वही मेरे अंदर ब्लड है, वही उनके अंदर ब्लड है, वही हवा और वही ऑक्सीजन मैं ले रहा हूं। तो ये एक शरीर को रुष्ट पुष्ट सेहतमंद रखने की क्रियाएं हैं। ये किसी धर्म जात से नहीं जोड़कर सब धर्मों के हमारे युवाओं को, जो भारतवर्ष के हैं और पूरे विश्व के युवाओं को, इसकी शरण में आकर अपने स्वास्थ्य को मजबूत इतना तगड़ा कर लेना चाहिए कि बीमारी उनके पास दूर दूर फटकने योगा के माध्यम से, योग के माध्यम से ये हो सकता है। ठीक है, तो दर्शकों, आज आपने मॉडर्न साइंस योगा जो है उसके बारे में सुना, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक आसन आते हैं, एक प्राणायाम। जो फिजिकल पोस्चर है और प्राणायाम की जो क्रिया आती है, ये दो ही होते हैं। लेकिन जो हमारा योग है, पूर्ण योग है, राज योग, वो अष्टांग योग है, उसके 8 अंग हैं। हम केवल 2 अंगों को ले रहे हैं, जो बाकी वाले 8 अंग हैं, अगर उनको भी हम लेके नियम पूर्वक उनका भी पालन करें तो हमको इससे भी ज्यादा चमत्कारी लाभ हो सकता है। केवल इसी ही जीवन में नहीं, इसी लोक में नहीं, हम अगले लोक में जहां मृत्यु के बाद जाते हैं तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा भी ये संदेश है, सदा करें योग और सदा रहें निरोग। धन्यवाद आपका भी अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही लाभकारी जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की। मैं भी बहुत खुश हुआ, धन्यवाद जी। ओम शांति।